भारतीय राजनेता जो भी कूटनीति में इन्वॉल्व हैं, वो नर्सरी क्लास के बच्चे हैं। इनको पता था कि ये जो ईरान और इजराइल की वार है, दरअसल ये इजराइल और ईरान की वार नहीं है। ये वार अमेरिका और रशिया की है। रशिया को यूक्रेन के ज़रिए जिस तरीके से उसके घर के अंदर उन्होंने उसको घेर के रखा है, ताइवान और ईरान, ये पूरे इलाके में इस वॉर को जो है रशिया लेकर आया था, क्योंकि ये यूक्रेन के साथ ताइवान को घेर कर चीन और रशिया को वहाँ उलझाना चाहते थे। तो इसके बारे में सारी दुनिया के जो जियोपॉलिटिक्स ज्ञाता हैं वो सब जानते हैं कि ये क्या हो रहा है। पर भारत का हर माल रुकेगा, हर जगह रुकेगा, इसलिए ज़रूरी है कि लगभग दुनिया के सभी जो स्टेक होल्डर है भारत के साथ, वो भारत को एक अनस्टेबल, अन रिलायबल देश मान चुके हैं। वो इस स्थिति को समझ चुके हैं कि ये कब किसके साथ चले जाएंगे कोई भरोसा नहीं। आपने क्या मदद की, क्या नहीं की, कोई मतलब नहीं। जो ज़्यादा ज़ोर से धमका लेगा, उसके साथ ये चल देंगे। दुनिया में कहीं भी युद्ध हो और असर भारत की जीत पर ना पड़े, ये शायद ही कभी होता है। अभी पश्चिम एशिया में जो तनाव बढ़ा है, तेल की कीमतें उछली हैं, देखते देखते भारतीय रुपया भी फिसलते फिसलते इतिहास के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। ये कहा करते थे मोदी जी कि ये प्राइम मिनिस्टर की इमेज इसके साथ में गिर जाती है जब रुपया गिरता है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक डॉलर के मुकाबले रुपया करीब 92.5 के स्तर पर पहुंच गया है। इसकी 15 पे बड़ी वजह पहुंचा। बताई जा रही इसकी बड़ी वजह बताई जा रही 92.15। है हाँ, इसकी बड़ी वजह जो बताई जा रही है वो ईरान से जुड़ा युद्ध है। तेल की सप्लाई को लेकर के जो इनसिक्योरिटी है वो है, क्योंकि सच्चाई ये है कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए विदेश पर बहुत ज्यादा निर्भर है और 90% कच्चा तेल आयात करता है। जब तेल महंगा होता है तो डॉलर की कीमत बढ़ती है और रुपया और कमजोर हो जाता है। लेकिन असल में दिलचस्प बात यह है कि युद्ध कहीं और हो रहा है, तेल के टैंकर कहीं और रुक रहे हैं और रुपए के हालात यहाँ पर जबरदस्त खराब हो गए हैं। मतलब कुल मिलाकर के ईरान ने कहा हम तो डूबेंगे सनम, तुम सबको ले डूबेंगे, ऐसी वाली परिस्थिति ला करके यहाँ पर खड़ी कर दी है। ईरान को जिस मुसीबत में डाला गया बैठे बैठाए, अब ईरान ने एक ऐसी स्ट्रेटेजी बना ली है जिससे कि पूरी दुनिया को नानी याद आ जाएगी कि भाई तुम एक बैठे बैठाए एक देश को आपने छेड़ा। अब वो देश जो इतना माला माल है और जिसका माल तुम खा रहे हो, जिसके पास जा रहा है, अब पता लग रहा है कि अब जब आपकी चीजें रुकने लगी हैं तो आपको ईरान की कीमत का एहसास होगा। यूएस की ताकत को पर चर्चा लोग करते रहे हैं, लेकिन आज लोगों को पता लग रहा है ईरान की जो ये ताकत है किस तरह से लोगों को रुलाने वाली है। ये बहुत तस्वीर साफ हो गई है। भाई जी, सवाल ये है यहाँ पर कि ईरान ने तो एक तरह से माथे पर अपना कफन बांध लिया है कि भैया हमारे साथ जो होगा देखा जाएगा, लेकिन बाकियों का क्या होगा? जो इस वॉर में नहीं है वो भी इस वॉर में बुरी तरह से खत्म होने शुरू हो चुके हैं। अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा ढांचा जो है देखते देखते बुरी तरह गिरने वाला है, गिरना शुरू हो चुका है। जिस तरह की परिस्थितियां हैं इससे निकलने में बहुत वक्त लग जाएगा, लेकिन लोग अभी इस बात को नहीं समझ रहे हैं। लोगों को सिर्फ घर का सिलेंडर जो कम हुआ वो दिख रहा है, अभी उनको ये पता ही नहीं कि उन पर और क्या आपदा आने वाली है, क्या आने वाली है। भाई जी देखिए, इस आपदा के बारे में सभी देशों को पता था, भारतीय राजनीति को छोड़ के, क्योंकि इनको बहलाया, झुनझुना देकर फुसलाया गया था। और चूंकि भारतीय राजनेता कूटनीति और जियोपॉलिटिक्स के बारे में ज़ीरो ज्ञान रखते हैं और भारतीय मीडिया उनको बढ़ा चढ़ा के ऐसे ना बताता है जैसे इनसे बड़ा कोई ज्ञाता ना हो। मैं आपको सही बताऊं, भारतीय राजनेता जो भी कूटनीति में इन्वॉल्व हैं, वो नर्सरी क्लास के बच्चे हैं। इनको पता था कि ये जो ईरान और इजराइल की वार है, दरअसल ये इजराइल और ईरान की वार नहीं है। ये वार अमेरिका और रशिया की है। रशिया को यूक्रेन के ज़रिए जिस तरीके से उसके घर के अंदर उन्होंने उसको घेर के रखा है, ताइवान और ईरान, ये पूरे इलाके में इस वॉर को जो है रशिया लेकर आया था, क्योंकि ये यूक्रेन के साथ ताइवान को घेर कर चीन और रशिया को वहाँ उलझाना चाहते थे। तो इसके बारे में सारी दुनिया के जो जियोपॉलिटिक्स ज्ञाता हैं वो सब जानते हैं कि ये क्या हो रहा है। ये जो इस वक्त की सूरत हाल है विनीता जी, वो ये है कि इन लोगों ने बेसिकली ये समझा कि हमें अमेरिका के साथ जाना
ज़्यादा सूटेबल रहेगा, क्योंकि इज़राइल इतना ताकतवर देश है कि वो ताकतवर देश जो है वो ईरान पर कब्ज़ा कर लेगा, अमेरिका उसकी मदद करेगा। ये इनको समझाया गया, गोद में बिठा के घर में इनके कान में ये बात समझाई गई कि भाई साहब, जब इज़राइल पे भी ईरान पे भी कब्ज़ा हो जाएगा, तो फिर ईरान भी इज़राइली प्रॉपर्टी होगी और हम भी इज़राइली प्रॉपर्टी होंगे, बस सब कुछ हमारा सामान्य हो जाएगा। ये वो लोग जो पिछले आज़ादी के 1 साल पहले से रशिया, यूएसएसआर के साथ भारत की कनेक्टिविटी, ईरान के साथ हमारा सपोर्ट और भौगोलिक स्थिति, हमारी जो सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया और गल्फ को जोड़ने वाली कनेक्टिविटी, इन सब का मैथमेटिक्स ना समझने के बजाय सिर्फ इंटरनल जो है आप जियोपॉलिटिक्स को अपने मोहल्ले की पॉलिटिक्स की तरह समझते रहे और मोहल्ले में वोट लेकर प्रधान बनने की कोशिशों में जिस तरह की हरकतें की गई, उसके नतीजे भुगतने पड़ रहे हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि आप बड़ी चीज़ें से समझ लीजिएगा, पूरी दुनिया को पता था क्या होगा, सबके पास स्टॉक्स हैं, सब ये बात जानते हैं कि देखिए हॉर्मुज बहुत दिन तक रुके ये ज़रूरी नहीं है, पर भारत का हर माल रुकेगा, हर जगह रुकेगा, इसलिए ज़रूरी है कि लगभग दुनिया के सभी जो स्टेक होल्डर है भारत के साथ, वो भारत को एक अनस्टेबल, अन रिलायबल देश मान चुके हैं। वो इस स्थिति को समझ चुके हैं कि ये कब किसके साथ चले जाएंगे कोई भरोसा नहीं। आपने क्या मदद की, क्या नहीं की, कोई मतलब नहीं। जो ज़्यादा ज़ोर से धमका लेगा, उसके साथ ये चल देंगे। इसे ये जो टेलीविज़न, मीडिया या फ़ाइलों या फिर किसी और चीज़ के ज़रिए जो डरा लेगा। अब आप इज़राइल के बारे में आपने देखा देश में क्या-क्या किया गया, उसकी सेल आप खुलवाने दे रहे हैं। वो इज़राइल आज अपने आसमान की रक्षा नहीं कर पा रहा है, अपने अपने सारे के सारे जितने एयर डिफेंस सिस्टम थे सब तुड़वा के बैठ गया है। वो अपने उसकी जनता अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ बाहर निकल आई है कि हमें ये युद्ध नहीं चाहिए। आपको पता है नॉर्दर्न इज़राइल में क्या हालत है? वो कह रहे हैं नेतन्याहू को किसी भी तरह खुदारा ये युद्ध रुकवाइए, हम घरों से बाहर हो चुके हैं। और पिछले 12 दिनों के बाहर में जो इज़राइल में घर टूटे थे, वो अभी तक उन लोगों को घर प्रोवाइड नहीं करवा पाया था। अब पूरी तरह से जो है वो गाज़ा की तरह बनता जा रहा है इज़राइल। वो बेसिकली हिजबुल्लाह के मिसाइलों को भी नहीं रोक पा रहा है। वो गायब हो गया आयरन डोम जिसको बनाने के लिए आप 10-10 बिलियन डॉलर के समझौते करके उसके आगे आ गए हैं। आज विनीता जी दुनिया में ये डेविड स्लिंग, एरो 3, एरो 2, आयरन डोम, ये तमाम जितने भी इनके एयर डिफेंस सिस्टम थे, ईरान के ज़रिए चाइना और रशिया ने धराशायी कर दिए हैं और साबित कर दिया है दुनिया में कि ये किसी काम के नहीं है, इन्हें शोकेस में सजा लेना चाहिए। भारत के ऊपर कौन-सा दबाव है कि एक हारते हुए देश जो घुटनों में गिरेगा, माफ़ी माँगेगा, तौबा करेगा, नाक रगड़ेगा और फिर ये युद्ध हारेगा। वो इज़राइल की गुलामी करने वाला भारत जैसा इतना बड़ा देश चूहे की तरह क्यों लेट गया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और अपने देश को कोई राहत देने के लिए तैयार नहीं है, जबकि अडानी को क्लियर करना चाहिए कि उसकी गैस कहाँ से आ रही है और क्यों उसके प्राइस बढ़ रहे हैं, कहाँ से शॉर्टेज हो रही है। और मुझे में उसकी गैस कतर का एक छोटा हिस्सा रुका है, जिसको वो गाहे बगाहे अब भी रूस से ले सकता है, या और बहुत सारे स्रोत है जिसकी पूर्ति की जा सकती है। तो कुल मिला के ये तो सिर्फ जो है यहाँ इस देश में बनियागिरी हो रही है। यहाँ पर नोट समेटो, कैसे भी खुशामद करके, लेट के, उठ के, बैठ के, कैसे भी 2-3 लोगों की झोली भर दो और ये देश भीख मांगे तो परवाह नहीं है। और ये देश शर्मिंदगी से अपनी नाक छुपाता घूमे, जो हर जगह जलील हो रही है, उसे परवाह नहीं है। बड़े-बड़े कुछ लोग बिठा रखे हैं जो कह देंगे अभी, अरे ये मारा जो है ये मास्टर स्ट्रोक। अरे शर्म आनी चाहिए बेगैरतो, हर जगह तुम्हारी नाक कट चुकी है, घुटनों के बल तुम्हें बैठना पड़ेगा। अब तुम्हारी ऐसी हिम्मत नहीं है। ये जो कुछ मीडियाबाजी जो होती है ना, भाई भारत को बड़ा रोल अदा करना चाहिए ईरान के साथ और रशिया के साथ, किस मुंह से जाओगे? क्या कहेंगे वो? तुम अपने टैंकर तक छुड़ाने की औकात नहीं रखते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो। अब तुम्हारी असलियत पूरी दुनिया में एक्सपोज हो चुकी है कि तुम कुछ नहीं हो, तुम धंधा ही कुछ नहीं हो। ये हो सकता है आपका गुस्सा और रियलिटी में फैक्ट्स कुछ और हैं। ऑब्वियसली मुझे गुस्सा क्यों होगा? अगर मेरा देश शर्मिंदा होगा, किसी एक या 2-4 लोगों के लिए मेरे देश को झुका दिया जाएगा, आज ऐसे सौदे किए जाएँगे जो कल मेरी देश की सुरक्षा को खतरे में डालेगा, तो मुझे गुस्सा क्यों नहीं आएगा? और मैं क्यों वो सवाल नहीं पूछूँगा? जो हथियार फ्लॉप हो चुके हैं, आप जानते हैं कि वो समंदर में हज़ारों मील अपनी नेवी लेकर भाग गए, तुम उनसे नेवल के सौदे कर रहे हो? जो उनके एयर डिफेंस सिस्टम जिन्हें ईरान ने धराशायी कर दिया है, तुम उनको इस देश की गाढ़ी कमाई का
पैसा लुटा के इजराइल को और अमेरिका को देना चाहते हो? मुझे गुस्सा क्यों नहीं आएगा? क्या मैं टैक्स पेयर नहीं हूं? क्या मैं इस देश में मेरा हिस्सा नहीं है? मैं क्यों नहीं गुस्सा करूंगा? एक फेलियर लोगों को तुम जाकर उनके सामने लेटोगे और ये शर्मिंदगी बार बार वो मीडिया पे आएगा, पाकिस्तान से हमारी हार की जलालत बताएगा और हम उसके बाद सामने उसको फिर बिलियन डॉलर दे के चले आएंगे। तो इतना जलील देश को करवाओगे विनीता जी? मैं गुस्से में नहीं आऊंगा तो क्या आऊंगा? क्या मैं इतना बेगैरत हूं कि मैं किसी बेशरम और डरपोक लोगों के पीछे लगा रहा हूं? मैं डरपोक नहीं हूं। अभी जिस तरह की परिस्थितियां चल रही हैं इसमें एक बहुत ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है, अभी लोग समझ नहीं पा रहे हैं, दो एक असमंजस में है कि चीजें ठीक हो जाएंगी, एक हिस्सा ये कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि चीजें और बिगड़ने वाली हैं। निश्चित रूप से बिगड़ने वाली है। सुधरेंगे देश की किस एंगल से? बताइए कैसे सुधरेंगे? आप जो आपसे अब तक आपका चावल, आपका राइस, आपका इंपोर्ट करता था ग्रे मार्केट के जरिए, बहुत से ड्राई फ्रूट से लेके सफरान तक आपको जो है वो प्रोवाइड कराता था, जो आपके रोस्त्रो अकाउंट के साथ डील कर अभी नहीं बहुत पहले से रुपए में आपके साथ ईरान कारोबार कर रहा था, आप उसके जो है सिर्फ निंदा तक नहीं कर पाए, जबकि पूरी दुनिया के यूरोप के देशों तक ने कर दी। स्पेन ने जो तुम्हारा आरएसएस का आइडियल था, जो स्पेन का, उसकी कहानी एक बहुत लंबी है कि इनका आइडियल क्यों है, उसने तो अपने इसराइल से बाकायदा जो है डिप्लोमेट को वापस बुला लिया। इटली ने, मेलोनी ने कह दिया ये बहुत बुरा किया है भैया, इस तरह बेगुनाहों की जान लेना और इस तरह अटैक करना, उसकी निंदा हो चुकी है। भारत, ये तो नाटो के मेंबर हैं, ये तो अमेरिका के और इजराइल के रक्षक माने जाते हैं। उन्होंने, उनके मुंह में जबान आ गई, तुम्हारे हलक का पानी कहाँ सूख गया? अगर वो सूख गया तो ईरान उसके बाद भी तुम्हें लड्डू खिलाएगा जब वो ये जंग जीत चुका होगा, जब इजराइल की नाक रगड़वा के उसके इतनी लाते मारेगा कि वो लाते तुम्हें अपनी कमर पे महसूस होंगी, क्योंकि तुमने जितनी तारीफ इजराइल की है ना इस देश में, जो बढ़ाया है 32 देशों के बीच में जबान की तरह जिंदा फलाना ठिकाना, उसकी हालत देखो, उसकी पिटाई कितनी हो रही है, और वो माफी मांगेगा और भागेगा यहाँ से। ये हालत, ये शर्मिंदगी तुम्हारी अपनी होने वाली है। ये तुमने उसको ग्लोरीफाई किया, ऐसे ग्लोरीफाई किया जैसे रफाल किया। रफाल की दुनिया में कौन सी सक्सेस स्टोरी है? तुमने उसको इतना बड़ा बढ़ा चढ़ाकर बताया कि सारा रफाल बनाने वाली कंपनी ने इतना ऐड नहीं किया होगा। ये बिल्कुल ऐसी बात थी, माफ कीजिएगा, एक कॉमेडी मुझे याद आती है विनीता जी। एक उमर शरीफ हुआ करते थे पाकिस्तान के कॉमेडियन, वो एक वो मजाक उड़ाते हैं कि इसकी किसी शायर का, कि ये उर्दू वाले ऐसी बातें करते हैं कि किसी को एक लोटा पानी अगर किसी के बाथरूम से लेना हो तो उनके कहने का तरीका ऐसा होता है कि हुजूर आलम, क्या मैं आपके चश्माए तर से अपने होटाए लोटाए मुबारक के होठ तर कर लूं? ये नहीं कह रहा है कि वो मैं पानी ले लूं। तो जो बेसिकली हमने क्या किया, दूसरों की कंपनी, दूसरों के हथियार, सिर्फ हमारे एजेंट, हमारे कुछ कंपनी होल्डर जिन्हें हम फायदा पहुंचाने थे, उनको हमने क्या कहा, सीधे सीधे जहाज खरीदने के बजाय हमने कहा हुजूर आला, क्या आपके चश्माए तर से अपने लोटाए मुबारक के होठ तर कर लूं? अरे शर्म करो यार, बेगैरतो। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।